वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब वॉर हुई, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो इन वॉर्स की वजह से ये जो कॉलोनीज थी, चाहे इंडिया चाहे इंडोनेशिया, इन सभी कॉलोनीज पे किस तरीके से अफेक्ट पड़ा। और वॉर्स के कारण यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब कि जंगलों को बड़े लेवल पे काटा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही वॉर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा जंगलों के ऊपर। In India, working plans were abandoned at this time and the forest department cut trees freely to meet British war needs. अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हुआ कि जो वर्किंग प्लान्स बनाए गए थे, जिन लोगों ने प्लान्स बनाए थे कि जंगलों को ऐसे काटेंगे, एक साल पहले साल जंगलों को इतना काटेंगे, उसके अगले साल फिर जंगल को ऐसा काटेंगे, तो मतलब उन लोगों ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि पहले हम इतना जंगल काटेंगे, फिर उस पर ये वाले पेड़ लगाएंगे, अगले साल इतना जंगल काटेंगे, उस पर दूसरे पेड़ लगाएंगे, जो भी है। दे हैड मेड अ प्रॉपर प्लान हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज द फॉरेस्ट। बट हुआ क्या कि जब ये वॉर्स हुई तो उन्होंने ये सभी प्लान्स को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया कि अरे भाई ये प्लान छोड़ो। और जो भी ब्रिटिश वॉर नीड्स है, मतलब कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो उन वॉर्स में ब्रिटिश या ब्रिटेन जो है वो इन्वॉल्व था काफ़ी बड़े लेवल पे। तो अब ब्रिटिशर्स जब लड़ाई लड़ रहे थे तो लड़ाई लड़ने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो उसमें जैसे मान लो हथियार वगैरह बनाने हैं, और हथियार बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत है, उन्हें शिप्स बनानी है तो उसके लिए भी लकड़ियों की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड होने लगी लकड़ियों की, और इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने कहाँ से पूरा किया? अपनी कॉलोनीज से, कि जैसे इंडिया जैसी कॉलोनीज है वहाँ के जंगल ये लोग कटवाने लग गए। तो इन्होंने कहा कि वर्किंग प्लान्स वगैरह कोई फॉलो मत करो, जितनी लकड़ियाँ हमें चाहिए बस तुम उतनी हमें सप्लाई करते रहो। तो जो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे वो क्या कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली, मतलब फ्रीली, बिना किसी टेंशन के, जितनी मर्जी लकड़ियाँ यहाँ से काट काट के ब्रिटेन में भेजे जा रहे थे, ताकि उनकी जो वॉर नीड्स हैं वो पूरी हो सके। इन जावा, जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, द डच फॉलोड अ स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अब जावा में क्या हुआ कि जब जापानीज जो हैं वो ऑक्यूपाई करने वाले थे इस रीजन को, इंडोनेशिया के रीजन को, जावा को, जब जापानीज यहाँ पे कंट्रोल करने वाले थे, तब क्या हुआ, यहाँ पे डच रूल कर रहे थे। तो डचेस ने क्या किया, एक स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी जो है इसको अपनाया, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. अब ये स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या थी? इसके मुताबिक जो डचेस हैं उन्होंने क्या किया, इनकी जितनी भी सॉ मील्स थी, सॉ मील्स मतलब एक तरीके से वो जगह जहाँ पे बड़े लेवल पे लकड़ियों को काटा जाता है और उनसे ऐसे लकड़ी के फट्टे बनाए जाते हैं, प्लैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं, बेसिकली जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है। तो जैसे पेड़ के ऐसे बड़े बड़े लॉग्स जो हैं वो लेकर ये लोग कहाँ जाएंगे, सॉ मिल में जाएंगे, और इस लकड़ी के जो पूरा पेड़ का तना है उससे जो भी चीज़ें उन्हें बनानी है, अगर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है तो वो सॉ मिल में उस तरीके से काटा जाएगा। तो डचेस ने क्या किया, इन सॉ मिलों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया कि अगर जापानीज आए तो उससे पहले हम इन सॉ मिल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि उनके हाथ ये सॉ मिल्स ना लगे। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ उन्होंने स्टोर करके रखी थी उनको भी उन्होंने जला डाला, ताकि जब जापानीज आए तो उनके हाथों अगेन ये जो लकड़ियाँ हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, ना लगें। क्योंकि अगर जापानीज के हाथों ये सारे रिसोर्सेज लगेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। और नॉर्मली वॉर्स वगैरह में क्या होता है कि ऐसा देखा जाता है, जैसे एक एरिया है और ये दुश्मन की सेना यहाँ से ऐसे घुसती आ रही है, तो इस जगह की जो सैनिक हैं, यहाँ पे जो सिपाही वगैरह हैं, जो भी मिलिट्री है, आर्मी है, वो क्या करेगी, इस जगह के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जब इस जगह की आर्मी यहाँ से पीछे हटने लगेगी और ये आर्मी आ रही होती है दुश्मन की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी ही ज़मीन के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे मान लो कोई खेत खलियान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, उन सबको ये लोग डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे जाते हैं, ताकि जब दुश्मन यहाँ आए तो उसको इस ज़मीन पे कुछ भी प्रोडक्टिव हाथ ना लगे। तो इस तरीके से लोग करते हैं वॉर्स के टाइम पे। जैसे अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो यूक्रेन है वो काफ़ी बार क्या न्यूज़ आती है कि उसने अपना ही ब्रिज जो है वो उड़ा दिया बम से। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जब रशिया की आर्मी आए तो वो ब्रिज से नदी पार ना कर पाए, इस तरीके से। तो वही सेम जो टेक्निक है, जो पॉलिसी है, वो डच ने यहाँ पे अपनाई, ताकि जापानीज के आने से पहले जितना हो सके वो रिसोर्स खत्म कर दें और जापानीज के हाथों वो सारी चीज़ें ना लगें। बट फिर भी जापानीज तो आए यहाँ, उन्होंने जावा पे कब्जा किया।
The Japanese then exploited the forests recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest. अब जब जापानीज यहाँ पे आए तो उनके हाथों 100 मील वगैरह तो नहीं लगी और ना ही वो कटी हुई लकड़ियां लगी जिन पे इन्होंने आग लगा दी थी, बट फिर भी जंगल तो थे, जंगलों पे थोड़ी आग लगाई थी। तो जापानीज ने क्या किया, मतलब कि बहुत ही बुरे तरीके से जो जंगल हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, उनको बहुत बड़े लेवल पे काटना शुरू किया कि उनकी जो वॉर नीड्स हैं, जो जापानीज को अब ज़रूरत है लकड़ी की, वो जो नीड्स हैं वो जावा से पूरी करने लग गए कि जावा के जो जंगल हैं उनको बहुत ही बड़े लेवल पे जापानीज कटवाने लग गए और उससे क्या हुआ कि जंगल जो है वो बहुत बड़े लेवल पे खत्म हो रहे थे। साथ ही साथ जापानीज जो है वो फॉरेस्ट विलेजर्स को, जो फॉरेस्ट के गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको फोर्स कर रहे थे कि वो अपने जंगलों को काट दें, कि तुम इन जंगलों को काटो। मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे विलेजर्स थे, बहुत सारे ऐसे गांव वाले थे जिन्होंने सोचा कि भाई जंगलों को तो काटा जा ही रहा है, मतलब कि जो जापानीज आए हैं वो तो हमें बोल ही रहे हैं कि जंगलों को काटो, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और जंगलों को काट के कुछ जमीनों को अपने अंडर ले लिया जाए और उस पर खेती करना शुरू कर दें हम। After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. अब हुआ क्या कि जब ये वॉर खत्म हुई तो वॉर के टाइम पे जब ये जापानीज वगैरह आए थे, लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी जो फॉरेस्ट की जमीन है उसको अपने अंडर ले लिया और उस पर खेती करना शुरू कर दिया। तो जब ये वॉर खत्म हुई तो जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज थे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि जो जंगलों की जमीन है उसको वो लोगों से वापस ले सकें। As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with forest department's desire to control the land and exclude people from it. अब सेम सिचुएशन हमें इंडिया में भी देखने मिली थी कि हमें पता है कि इंडिया में क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चरल लैंड की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। हमारे यहाँ मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हमने बहुत सारे कारण पढ़े थे कि उसमें क्या था कि जंगलों को लोग काट रहे थे और क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चरल लैंड की तरह उन्हें यूज़ कर रहे थे। तो जब इंडिया में लोग इस तरीके से कर रहे थे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो विलेजर्स हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने अंडर लेके खेती कर रहे हैं, तो एक तरफ तो ये लोग थे और दूसरी तरफ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कह रहा था कि ये जंगल हमारे अंडर आएंगे और जो भी जंगलों पे लोग रह रहे हैं उनको वो भगा रहे थे। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन लोगों ने बंद कर दी थी, हमारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो भी खेती कर रहे थे और वो भी बड़े लेवल पे करना चाहते थे मान लो, तो उन लोगों को जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो मना कर रहे थे कि तुम यहाँ पे खेती मत करो, ये जंगल हमारे हैं, और उनको जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको वो जंगलों से निकाल रहे थे। तो इंडिया में भी सेम कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने मिला जैसे कि हमें यहाँ इंडोनेशिया में देखने मिल रहा है कि वॉर के बाद जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस है वो लोगों से एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आ गई, क्योंकि वॉर के टाइम पे लोगों ने काफ़ी सारी जंगलों की ज़मीन अपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ले ली थी। अब इसी तरीके से हमें सेम कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में भी देखने मिलता है कि लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड को ले रहे हैं और दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, और वो लोग ज़मीनों से लोगों को निकालना चाह रहे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों को ज़मीनों से हटाना चाह रहे थे। तो सेम सिचुएशन हमें इंडिया में भी दिखती है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये वाली, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लकड़ी के फट्टे जो हैं वो इकट्ठा होकर रखे हैं। तो ये वॉर टिम्बर स्लीपर्स हैं, पाइल्ड एट सूले पगोडा रेडी फॉर शिपमेंट। तो सूले पगोडा जो है वो जगह बर्मा में, मतलब कि म्यांमार में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो वॉर टिम्बर स्लीपर्स हैं, कि मतलब लकड़ी के जो स्लीपर्स हैं, जो फट्टे होते हैं रेलवे के, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए जो लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हुए हैं और ये लोग शिपमेंट के लिए रेडी हैं कि जो इन्हें यहाँ से दूर भेजा जाएगा तो शिप में डाल के भेजा जाएगा, तो उसके लिए ये रेडी हैं। अब इसमें बोला गया है कि द अलाइज would not have been as successful in the First World War and Second World War if they had not been able to exploit the resources and people of their colonies। अब बोल रहे हैं कि ये जो एलाई पावर्स हैं, जिसमें ये ब्रिटिशर्स, रशिया, फ्रांस, जापान, ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थे, अब ये लोग उतने बढ़िया तरीके से नहीं जीत पाते फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ये लोग जो इनकी कॉलोनीज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना करते। जैसे हमने देखा कि अभी इंडिया में और इंडोनेशिया में जब सेकेंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ के जंगलों को काटा गया और इनके वॉर नीड्स को पूरा किया गया। तो हमने ये एक एस्पेक्ट देखा है। इसी तरीके से इंडिया के सैनिकों को बल्कि वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजा गया था जो इंडियन थे। तो जो ये कॉलोनियल पावर्स थी, ये जो अलाइड पावर्स थी, इन्होंने अपनी कॉलोनीज का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है, जिसकी वजह से ये लोग वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अच्छे लेवल पे आ पाए।